हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली राइटिंग टास्क 2 कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमारे जो बैंड स्कोर है वो 5 बैंड से ऊपर नहीं जा रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग 5 बैंड वाले ऐसे को 8+ तक भी लेके जा सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये वाली लाइन्स यूज़ करते हो अपने ऐसे में तो उसको यूज़ करना बंद कर देना, आपका स्कोर डेफिनेटली है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस देखो, सबसे पहले आता है कि 5 बैंड और 8 बैंड के ऐसे में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी स्टूडेंट्स बोलती हैं हमारे तो 250 से वर्ड ज़्यादा भी थे, हमने अच्छी वोकेबलरी भी यूज़ की थी, हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छी थी, आइडियाज़ भी अच्छे थे, फिर भी हमारे 5 बैंड ही क्यों आए हैं। सो आज मैं आपको कुछ कॉमन रीज़न बताऊँगी जिसकी वजह से आपके 5 बैंड आए हैं। और 8 बैंड के लिए या फिर 5+ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जो बच्चा हमेशा 5 बैंड गेट करता है ना, वो क्या करता है, पहले तो जर्नल लाइन बनाता है। ठीक है, जर्नल लाइन बना देता है लाइक कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसे कुछ भी जर्नल लाइन वो बना देता है। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी जर्नल लाइन कॉमनली यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद रीफ्रेज करता है, फिर थीसिस लाइन को लिखता है। ये 3 अगर आप चीज़ें करते हो तो आपके 5 बैंड आएंगे। क्योंकि आजकल क्या चीज़ यूज़ हो रही है, रीफ्रेज और थीसिस लाइन। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमने करनी है। अगर इन 2 चीज़ों को आप करते हो तो आपका स्कोर आएगा। जो बच्चा जर्नल लाइन ऐड करता है उसका स्कोर नहीं आएगा, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लो। 5 बैंड क्यों आते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या वो गलतियाँ करता है बेसिकली। देखो, इन लाइन्स का वो बेसिकली यूज़ करता है। अगर आप लोग भी इन लाइन्स का यूज़ कर रहे हो तो आज से इसका यूज़ करना बंद कर देना, आपका स्कोर डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा। देखो, विदाउट एनी डाउट society is divided into two groups as per the distinct mindset of different people, therefore this has become a debatable issue। फिर उसके बाद रिफ्रेज करना शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन तो हर एक ऐसे में यूज़ कर देते हैं वो। ठीक है, सो गाइस, अगर आप ये लाइन का यूज़ करते हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आप यूज़ करते हो, विदाउट एनी डाउट, डिफरेंट माइंड सेट, डिबेटेबल इशू, तो आपका स्कोर कहाँ से आएगा। ये आपको पढ़ने से नहीं लग रहा कि क्रैमिंग चीज़ है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको यूज़ करते हैं। सो अब से इसका यूज़ करना आप बंद करो। और देखो, जब वो थीसिस लाइन लिखते हैं फिर ये लाइन ऐड करते हैं, दिस ऐसे विल शेड सम लाइट ऑन। ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, शेड सम लाइट ऑन, ये इनफॉर्मल है, तो स्कोर कहाँ से आएगा। इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो राइटिंग में तो स्कोर कहाँ से आना है। तो इसका भी यूज़ बंद करना पड़ेगा आपको। सो अगर आप ये और ये यूज़ कर रहे हो तो भी बंद कर दो। या फिर कुछ लिखते हैं स्टूडेंट, देयर इज़ एन ऑन गोइंग डिबेट रिगार्डिंग, लाइन भी क्या है, बेसिकली क्रैमिंग लाइन है, इसका भी यूज़ नहीं करना। जो करता है 5 बैंड से ज़्यादा आपका स्कोर नहीं आएगा। फिर लिखते हैं इट हैज़ बिकम एन कॉन्ट्रोवर्सियल इशू, इससे अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। या फिर इन दिस मॉडर्न एरा, 21st सेंचुरी, कटिंग एज एरा। अगर आप लोग भी बेसिकली इन सभी वर्ड से अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करते हो, आज ही इसको बंद कर दो, स्कोर नहीं आएगा इससे। आप लोग बोलते हो कि हमने तो प्रॉपर लिखा है, हमें ये लाइंस प्रोवाइड की हैं। गाइस, ये जो लाइंस होती हैं ये सारी क्रैमिंग लाइंस हैं, इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की होती है। अगर आप लोग इनसे ही शुरू करोगे तो स्कोर कहाँ से आएगा। इंटरनेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको सिंपल लिखना है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपने अपना टास्क 2 रखना है, स्कोर अपने आप आएगा। जितना उसको कॉम्प्लेक्स करी जाओगे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, देन स्कोर नहीं आएगा। ये भी मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी यूज़ करते हैं नाउ डे। यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, एजुकेशन लगा लो, न्यूज़पेपर लगा लो, कुछ भी लगा लो, हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर कैचिंग अप द, फिर उसके बाद रिफ्रेश करना शुरू करते हैं। तो गाइस, ये सब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्कोर तो आना नहीं है। अब आपने बोल दिया, अब आप बोलोगे मैम आपने तो सभी चीज़ों को मना कर दिया, अब हम लिखेंगे कहाँ से, इंट्रोडक्शन कहाँ से हम शुरू करें अपनी, जिससे कि हमारा स्कोर आएगा बेसिकली। सो गाइस देखो, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और उनके स्कोर भी राइटिंग में आया, उन्होंने कहाँ से इंट्रोडक्शन को शुरू किया मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप उसको यूज़ करना, स्कोर आपका भी पक्का आएगा। कंसीडर्ड बाय, या फिर यहाँ से यूज शुरू कर सकते हो। इट इज़ कंसीडर्ड दैट, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट, इट इज़ बिलीव्ड बाय, इट इज़ बिलीव्ड दैट। यहाँ से आपने अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज और थीसिस लाइन होनी चाहिए, जर्नल लाइन नहीं होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने माइंड में रख सकते हो। लाइक मैंने अपने स्टूडेंट को ये चीज़ याद करवाई है, इट इज़ कंसीडर्ड दैट और इट इज़ कंसीडर्ड बाय। उनकी जो इंट्रोडक्शन है इन दोनों से ही शुरू होती है। आप भी इनमें से कोई भी एक फिक्स रख लो, वहाँ से ही आपने अपनी जो इंट्रोडक्शन है उसको शुरू
बेसिकली वो करना है। करते हैं थीसिस लाइन की। भाई ऐसी ऐसी थीसिस लाइन बच्चे यूज़ करते हैं ना कि पढ़ के पता चल जाता है कि ये तो कहीं ना कहीं से रट्टा लगाया हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें यूज़ करते हैं कि वो रियल लगती नहीं, एकदम फेक लगती है कि रटी रटाई लाइन है और आपने उसको लिख दिया है बेसिकली। सो देखो कैसे होती है। आई ओपाइन दैट डेवलपमेंट एंड रेलिवेंट रीजन फॉर दिस अलॉन्ग विद इलस्ट्रेट विल बी एक्सप्लिकेटेड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। सो इस तरीके से लिख रहे हैं इस लाइन। ये एकदम क्रैमिंग वाली थीसिस लाइन है। अगर आप लोग भी इनसे रिलेटेड कुछ भी वर्ड यूज़ करते हो इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, रेलिवेंट रीजन, ये वर्ड्स मत यूज़ करो। ये सारे क्या होते हैं, क्रैमिंग होते हैं। और देखो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट लिखते हैं, आई स्पोर्ट विद द लेटर नोशन द अपकमिंग पैराग्राफ्स वुड कास्ट लाइट द बोथ अप्रोचेस विद माई व्यू। आपको पढ़ने से नहीं लग रहा कि ये एक ऐसी कोई थीसिस लाइन होती है क्या? क्या ये रटी रटाई सी लाइन्स आप लिख देते हो फिर बोलते हैं मैम हमारा स्कोर नहीं आ रहा है? आप लिख ही गलत रहे हो तो स्कोर आएगा कहाँ? पढ़ने से ही टीचर को लग रहा है कि ये रटी रटाई लाइन है। और दिस ऐसे विल शेड सम लाइट ऑन, यहाँ से भी आपने नहीं शुरू करनी है। I am in favor of later notion. This essay will explicate both views, including my perception. ये भी गलत है एकदम, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं लिखना। अब कैसे आपने थीसिस लाइन लिखनी है अच्छे स्कोर के लिए? अगर आप लोग भी इनमें से कोई भी यूज़ करते हो इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ विद लॉजिकल कंक्लूजन और क्या बोलते हैं अपकमिंग पैराग्राफ्स, ये वर्ड्स आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। इस देखो हमारे पास क्वेश्चन ये होता है ना, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। ये मेरे पास क्वेश्चन होता है तो मेरी थीसिस लाइन देखो, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव। पास क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि दोनों व्यूज़ बताओ और अपना ओपिनियन बताओ। तो मैंने भी ये चीज़ बताई है कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और साथ साथ में मेरा ओपिनियन भी दे देगा। कुछ भी फालतू बात, लॉजिकल कंक्लूजन इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, रेलिवेंट रीज़न, कुछ भी नहीं यूज़ किया। जो चीज़ पूछी थी उसका आंसर जस्ट मैंने दिया है तो स्कोर डेफिनेटली आएगा। या फिर आप लिख सकते हो दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट बोथ व्यूज़ एज फार एज आई एम कंसर्नड, आई एम इन द फेवर ऑफ अ फॉर्मर, या फिर लेटर व्यू। इन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगती है आप उस थीसिस लाइन को लिख सकते हो, स्कोर आपका पक्का आएगा। 5 बैंड वाला जो बीपी होता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली 5 बैंड क्यों आते हैं राइटिंग में? अब अच्छे से आपने आइडिया भी लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन भी होती है, एग्जाम्पल भी होता है, रिजल्ट भी होता है, लेकिन फिर भी 5 बैंड, क्या रीज़न है? अब देखो क्या करते हैं बच्चे, जो 5 बैंड वाले बच्चे होते हैं उन्होंने एक रीज़न दिया उसको एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा रीज़न दिया उसको एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा रीज़न दिया उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर एग्जाम्पल और फिर रिजल्ट। अब देखो एक तो आप ओवर यूज़ कर रहे हो कनेक्टर का, ठीक है, और ऊपर से आप 3 आइडिया दे रहे हो। जितने आइडिया आप ज़्यादा दोगे उतनी गंदी आपकी एक्सप्लेनेशन बनेगी, उतनी आपकी एक्सप्लेनेशन है वो वीक जाना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से ट्राई किया करो कि एक बीपी में एक आइडिया जाए, मैक्सिमम 2 आइडिया, इससे ज़्यादा मत किया करो। और ये फर्स्टली सेकेंडली इन एडिशन नॉर्मल जो कनेक्टर्स होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। ओवर यूज़ अगर आप कनेक्टर्स का करते हो तब भी आपका स्कोर है वो डाउन जाएगा। फिर एग्जांपल बनानी है, फिर रिजल्ट, जहाँ तो एक आइडिया जहाँ फिर 2 आइडिया, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 बैंड का जो ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, एक आइडिया देते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मुझे ज़रूरत लगे कि मेरी वर्ड लिमिट 250 नहीं होगी तब मैंने दूसरा आइडिया देना है, अदरवाइज़ मुझे दूसरा आइडिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद रिज़ल्ट। एक आइडिया दो, उस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, उसकी एग्जाम्पल बना दो, उसका रिजल्ट बना दो। अगर आप 2-3 आइडिया करोगे एक्सप्लेनेशन कभी भी अच्छी आप नहीं लिख पाओगे। बात करते हैं कंक्लूजन की। बच्चे कंक्लूजन में भी टेम्पलेट को ऐड करते हैं और ऐसी लाइन कंक्लूजन में यूज़ करते हैं कि पढ़ के पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं से आपने रट्टा ज़रूर लगाया इसका। देखो इसको पढ़ो, बहुत स्टूडेंट इसका यूज़ करते हैं। आफ्टर कंटेम्पलेटिंग अ ह्यूज अकॉर्ड ऑफ थॉट्स एंड स्पेकुलेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। आपको लग नहीं रहा क्या ये रट्टा लगाया हुआ है? ऐसी होती है क्या कंक्लूजन? कंक्लूजन में क्या करते हैं हम लोग, सीधे ही हम लिखते हैं टू कंक्लूडेड, इतना लिख के, ठीक है, उसके बाद हमने जो अपना आइडिया देना होता है वो लिखना है। कुछ भी ये सारी लाइंस जो आप लिखते हो इसका जो यूज़ आपने नहीं करना है, ठीक है। सीधा ही टू कंक्लूडेड लिखो, उसके बाद कॉमा डालो और सीधे ही अपने आइडिया जो आपने BP1 और BP2 में आइडिया लिखे होते हैं उनको डायरेक्ट लिखना शुरू करो। ये कुछ भी थॉट्स, स्पेक्यूलेशंस, इनका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका स्कोर नहीं आने वाला। अगर आप सीधा ऐसे लिखोगे तो स्कोर पक्का आएगा। अगर आप ऐसे इसको पढ़ोगे जो 8-8, 9-9 बैंड के होते हैं उसमें देखो कितना सिंपल लिखा होता है, ठीक है। अगर आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है तो आप मेरे सैम्पल आंसर्स को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप वोकैबुलरी आपको टास्क 2 के रिगार्डिंग वो मिल जाएगी और आपका स्कोर है डेफिनेटली वो आएगा। मैं एक आपको प्रॉपर सैम्पल आंसर भी बताऊंगी जिसको मैंने 5 बैंड वाली ऐसे को
8 बैंड के ऐसे में कन्वर्ट करना सिखाया कि कैसे हम लोग कौन सी गलती करते हैं, उस वर्ड को कैसे हम 8 बैंड तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप नाउ डेज़ यूज़ करते हो तो ये 5 बैंड का वर्ड है। ठीक है, इसकी जगह पर हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा स्कोर ज़्यादा आएगा, कौन सा वर्ड फॉर्मल भी होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छी वोकैब यूज़ करके आए हैं लेकिन फिर भी हमारा स्कोर नहीं आया, क्योंकि आप लोग जो वोकैबुलरी लिख लेते हो वो समटाइम इनफॉर्मल होती है, और अगर इनफॉर्मल है तो स्कोर कहाँ से आएगा। सो इसी वजह से हमेशा फॉर्मल जो वोकैबुलरी होती है वही आपने यूज़ करनी है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या चीज़ बताने की इसमें कोशिश करी है। सो अगर आप इनमें से कोई भी लाइन्स यूज़ करते हो, कोई भी वर्ड यूज़ करते हो, सो आज के बाद उसका यूज़ मत करना। जो मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, और देखना आपको अपने बैंड स्कोर में डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।